स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्क्सवाद के भाग 2 के बारे में। इसका एक वीडियो दोस्तों मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा। उसके बाद उसकी जो कड़ी हैं, कड़ी दर कड़ी कुल 3 वीडियो आपको मिलेंगे इसमें, तो बिना वो देखे ये समझ में नहीं आएगा दोस्तों आपको। चलिए, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से ठीक आगे शुरू करते हैं दोस्तों। मार्क्सवाद के प्रमुख विचार, मार्क्स की मूल मान्यताएं जो हैं वो देखते हैं। तो मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं, मार्क्सवाद को समझना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब हम यहाँ से विस्तार से चर्चा करेंगे मार्क्सवाद की जो मूल मान्यताएं हैं उनके बारे में। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद के चिंतन का जो केंद्रीय बिंदु है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हैं। इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या कहें। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। हम बिंदुवार सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और मार्क्स का राज्य का सिद्धांत, यानी राज्य के बारे में क्या विचार दिए। प्रजातंत्र, धर्म, राष्ट्र के संबंध में धारणा और मार्क्सवादी पद्धति या कार्यक्रम, या यूं कहें कि क्रांति के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो इन सब में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन बिंदुवार चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मार्क्सवाद को अगर समझना है तो उसके 3 आधार हैं। कार्ल मार्क्स के जितने भी दोस्तों विचार हैं या मार्क्सवाद का जो मूल आधार है वो आर्थिक फैक्टर थोड़ा बड़ा है। तो उनको समझना है तो उत्पादन प्रणाली को समझना होगा। उत्पादन प्रणाली यानी मार्क्स ये कहता है कि जो समाज है उसमें उत्पादन पर उसका आधार क्या है। एक तो क्या वह कृषि में उत्पादन हो रहा है या उद्योग से हो रहा है। फिर उत्पादन के साधन क्या हैं। उत्पादन के साधनों से तात्पर्य है कि वो जो उत्पादन है वो हथकरघों से हो रहा है या मशीनों से हो रहा है या उपकरणों से हो रहा है। और उत्पादन के संबंध कैसे हैं, यानी उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है। उत्पादन के साधनों का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिससे उत्पादन होता है, जिससे समाज में किसी नई चीज़ का निर्माण होता है, वह उत्पादन के साधन हैं। तो वो किसके पास में है। तो अब हम देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बिंदुवार। ये मार्क्स के चिंतन का मूल आधार है। मार्क्स के चिंतन का मूल आधार क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग चीज़ों को करके बहुत डिटेल से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक जो शब्द हैं दोस्तों, या ये जो प्रोसेस हैं, ये कार्ल मार्क्स ने ली हैं हीगल से। पहले तो द्वंद्वात्मक किससे ग्रहण किया कार्ल मार्क्स ने, हीगल से। द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या है। द्वंद्वात्मक एक प्रक्रिया का नाम है, यानी द्वंद्वात्मक का अर्थ है एक प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया दोस्तों, तो प्रक्रिया है ये सृष्टि के विकास की, यानी प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी चीज़ का विकास हो रहा है उसे द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। फिलहाल आपको शाब्दिक अर्थ समझना है कि द्वंद्वात्मक एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, सृष्टि के विकास की, यानी इस प्रकृति की, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अपनी उच्चतम अवस्था की ओर हर पदार्थ, हर चीज़ आगे बढ़ती है और अपने उच्चतम विकास को प्राप्त करती है। तो एक प्रोसेस होता है। तो द्वंद्वात्मक जो है वो एक प्रोसेस का ही प्रतिनिधित्व करता है। भौतिकवाद ये लिया है फायरबाख से। ये दोनों जर्मन विद्वान हैं, हीगल और फायरबाख। और भौतिकवाद का अर्थ है सृष्टि का मूल तत्व। सृष्टि का मूल तत्व यानी पदार्थ। भौतिकवाद का तात्पर्य है पदार्थ। यानी यहाँ से थोड़ा सा ये समझना है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रक्रिया है द्वंद्वात्मक का मतलब, यानी विकास की एक प्रोसेस है, और उसमें कहीं ना कहीं पदार्थ की एक बहुत बड़ी भूमिका जो है कार्ल मार्क्स ने मानी है। फिर से देखते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है सृष्टि में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। द्वंद्वात्मक का अर्थ ये है दोस्तों कि सृष्टि में जितने भी परिवर्तन हो रहा है, सृष्टि में जो विकास हो रहा है वो सीधा सपाट नहीं हो रहा है। क्या नहीं होता है, विकास जो है वो सीधा कभी नहीं होता है। तो कैसा होता है, विकास टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी एक जैसा
एक समान विकास हर चीज़ में विकास नहीं होता है। जो ये प्रक्रिया है विकास की वो टेढ़ी मेढ़ी है, यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सीधी नहीं हो रही है। इसमें उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि विकास जो है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में 3 स्टेप हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। कि पहले वाद होता है, फिर जैसे कोई एक घटना घटती है, उस घटना के रिएक्शन से एक और घटना घटती है, यानी उसका एक्शन का रिएक्शन बोल सकते हैं, तो वाद का प्रतिवाद है ना। और इन दोनों में प्रोसेस में, यानी जैसे आमने सामने दो आदमी बैठे, एक आदमी ने कुछ बात रखी, अपना पूरा पक्ष रखा, सामने वाले आदमी ने भी अपनी बात रखी। अब मान लो ए, एक आदमी ए है, एक दूसरा वाला बी है, तो ए ने अपनी पूरी बात रखी और वो पूरा सही नहीं बोल रहा है, आधी बात सच है उसकी, आधी बात जो है वो सही नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है। तो बी ने भी अपनी बात रखी और वो भी आधी बात सत्य कह रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यानी दोनों वार्तालाप करेंगे तो जो सत्य है वो उच्चतम अवस्था में निकल गया, यानी एक निचोड़ निकलेगा कि ये बात सही और ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो वाद होता है, उसके बदले में प्रतिवाद होता है, और निकल के क्या आता है, संवाद निकल के आता है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझाया कार्ल मार्क्स ने। जो कार्ल मार्क्स ने जैसे उदाहरण लिया वही उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो कहने कि गेहूं का दाना होता है। गेहूं का दाना जो है जब हम उसको ज़मीन में बोते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देता है, यानी गेहूं का दाना पूरी तरह सड़ जाता है एक तरीके से, और उसमें से एक पौधा बनता है उससे, यानी गेहूं के दाने का अस्तित्व समाप्त हुआ और बदले में क्या आया, पौधा आया। क्या ये पौधा उच्चतम अवस्था है? अभी भी उच्चतम अवस्था नहीं है दोस्तों। इस पौधे में से गेहूं की बालियों का निकलना, उसका सूखना और उन बालियों में से नए गेहूं निकलना, ये है संवाद, ये उच्चतम अवस्था है। यानी गेहूं का दाना था, ज़मीन में एक बीज के रूप में बोया गया जो स्वतः समाप्त होकर एक गेहूं का एक पौधा उत्पन्न करता है। तो क्या पौधा भी उच्चतम अवस्था तो अभी तक नहीं है। तो फिर उस पौधे में से बालियाँ निकलती है गेहूं की, उस बाले में से अनेक गेहूं, नए गेहूं निकलते हैं। तो यानी प्रतिवाद का अर्थ ये नहीं कि वापस वाद की तरफ लौटना, यानी एक उच्च अवस्था की ओर लौटना। फिर उन्होंने इसी के माध्यम से सिस्टम को समझाया कि जैसे वाद को उन्होंने पूंजीवाद बताया कि पूंजीवाद है, इसका रिएक्शन होगा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व हो आएगा, यानी एक टाइम आएगा जब सर्वहारा वर्ग जो है वो शासक वर्ग बन जाएगा और वो पूंजीवाद का शोषण करेगा। तो ये उच्च अवस्था नहीं है, सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व है वो उच्च अवस्था नहीं है। पहले तो यहाँ पे सर्वहारा वर्ग कौन है, श्रमिक और किसान, तो उनका जो शासन आएगा वो उच्चतम अवस्था तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा उसके बाद में एक स्टेज आएगा जो आएगा साम्यवाद, ये हैं उच्च या उच्चतम अवस्था, सबसे बेस्ट अवस्था साम्यवाद। तो किसके माध्यम से बताया उन्होंने, वाद, प्रतिवाद और संवाद। हिगल ने ये प्रोसेस दिया था, लेकिन हिगल ने जो है वो यहाँ पे उसके प्रोसेस में था विचार, उसने विचारों से दिया कि विचार होता है, दूसरा विचार। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विचार काम नहीं करते हैं बल्कि पदार्थ काम करता है, और पदार्थ में मतलब आर्थिक तत्व। तो इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से फिर उसमें भौतिकवाद जोड़ा हुआ, यानी पदार्थ को भूमिका देते हुए उन्होंने ये चीज़ें ली हैं। फिर देखिए भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है फायरबाग से लिया है, यानी सृष्टि का मूल तत्व क्या है, यानी ये जो सृष्टि टिकी हुई है, जितने भी सृष्टि में परिवर्तन होते हैं, इसके पीछे क्या कारक हैं, क्या कारण है। तो हिगल ने माना है चेतना। हिगल ने क्या माना है, चेतना माना। द्वंद्वात्मक पद्धति तो उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने कहा द्वंद्वात्मक पद्धति से जो परिवर्तन होते हैं उसका जो मूल तत्व है या मूल जो भी है वो चेतना माना। लेकिन कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व, मार्क्स ने क्या माना, जड़ या पदार्थ, जड़ या पदार्थ। और यहाँ जड़ का अगर तात्पर्य अगर हम डिटेल में जाएं तो भौतिक परिस्थितियों से है। भौतिक परिस्थितियों का मतलब सीधा सीधा जो अर्थ कार्ल मार्क्स लेता है आर्थिक परिस्थितियों से है। यानी कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि आर्थिक परिस्थितियाँ या भौतिक परिस्थितियाँ, यानी उत्पादन प्रणाली में अगर परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसे होगा, द्वंद्वात्मक पद्धति से होगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसको समराइज करें वापस थोड़ा सा। द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ली और
क्या है द्वंद्वात्मक पद्धति? यानी विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें ये कहा जाता है कि विकास सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसमें जो है वो पदार्थ को इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका माना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि विश्व एक इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं। यानी दुनिया जो है वो एक, सब चीज़ों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो एक इकाई के रूप में, और हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर चीज़ एक दूसरे को प्रभावित करती है, उसके विकास को प्रभावित करती है। तो इसीलिए जो आर्थिक संबंध हैं, जो चीज़ें, अगर आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा। ये कार्ल मार्क्स यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक चीज़ में परिवर्तन दूसरे में भी परिवर्तन लाता है। प्रकृति जो है वो निरंतर गतिशील है, यानी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ एक समय के बाद उसमें परिवर्तन आता है। ये कार्ल मार्क्स जो है यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया वो सरल नहीं है, यानी सीधा सपाट नहीं है, बल्कि इसमें टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया, और इसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी द्वंद्वात्मक में दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसे? मात्रा में भी होता है और उसके गुण में भी होता है। कार्ल मार्क्स यहाँ पे एक और चीज़ कह रहे हैं कि गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्र होता है। यानी मात्रात्मक परिवर्तन तो होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो गुणात्मक परिवर्तन होना है वो अचानक से होता है। ठीक है ना? फिर देखिए, ये क्रांति के माध्यम से आगे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे अचानक होता है, कहाँ पे सही जगह पे इसको विस्तारित रूप से बताया जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन क्यों? कार्ल मार्क्स कह रहा है कि गुणात्मक परिवर्तन क्यों होता है, कि हिगल की विचारधारा के आधार पर उन्होंने ये बताया। क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत बड़े लेवल पे मात्रात्मक परिवर्तन होता है तो अचानक से गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें प्राकृतिक जगत की जो व्याख्या है वो आर्थिक तत्वों के आधार पर की गई है। यानी कार्ल मार्क्स ने इन सब परिवर्तनों को जो आधार बनाया वो किसको बनाया? आधार आर्थिक चीज़ों को, आर्थिक तत्व की वजह से। कार्ल मार्क्स कह रहा है जो कुछ भी हो रहा है वो आर्थिक कारणों से हो रहा है, और पदार्थ जो हैं वो समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति, यानी पदार्थ पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। और यहाँ पदार्थ मतलब जड़, और जड़ मतलब वही आर्थिक परिस्थितियाँ, यानी जो चीज़ें कंट्रोल हो रही है वो सब आर्थिक क्षेत्र की वजह से हो रही है। फिर देखिए द्वंद्वात्मक विकास के नियम, जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति है इसके विकास के क्या नियम हैं, तो ये इसमें कुछ नियम काम करते हैं। मार्क्स ये कह रहा है कि एक प्रक्रिया, लेकिन प्रक्रिया ऐसे नहीं होती, उसके कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों के तहत वो पहला नियम ये बताते हैं कि विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। यानी वो ये कह रहे हैं कि हर वस्तु में दो विरोधी तत्व होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जैसे होते हैं चुंबक में, एक तरीके से वो विपरीत दिशा में होते हैं और उनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स की ये विचार हैं, और ये कहता है कि हर वस्तु में, हर चीज़ में, हर बात में दो विरोधी चीज़ें एक साथ काम करती हैं और उनमें लगातार संघर्ष होता रहता है, और उसमें फिर लगातार संघर्ष होने से जो है वो एक नई चीज़ निकल के आती है। फिर उन्होंने कहा कि परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, एक उदाहरण से भी इसको समझ लेते हैं। पहले ये देखिए, प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। पहले तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो चीज़ है वो गतिशील हैं, और नए पदार्थ का निर्माण और पुराने का विध्वंस होता है। ये कहते हैं कि ये निश्चित है, प्रकृति में नई चीज़ बनेगी और पुरानी चीज़ खत्म होगी। अब इसको देखिए, वो समझाना चाह रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। वो कह रहे हैं कि आज जो राजनीतिक व्यवस्था यानी पूंजीवाद के ऊपर वो कठोर आलोचना करते हुए क्या करें कि जो चीज़ है वो स्थायी नहीं है, आने वाले समय में ये समाप्त होगा और नई व्यवस्था आएगी। नई व्यवस्था मतलब वो साम्यवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हर चीज़ का निर्माण होता है और उसका विध्वंस भी होता है, और ये गतिशील है, विश्व में ये सब चलता रहेगा। अगला नियम है निषेध के लिए निषेध। इस प्रक्रिया में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन में एक विशेष स्थिति में पहुंचने पर गुणात्मक परिवर्तन होता है, यह विस्मयकारी होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया उन्होंने कि जैसे देखिए, पानी गर्म करने पर पहले पानी क्या करता है? गर्मी को सोखता है, ग्रहण करता है,
और वो 100 डिग्री तक पानी जो है वो गर्मी को सोखेगा। लेकिन जैसे 100 डिग्री पे पानी आएगा तो 100 डिग्री के पश्चात क्या होगा, उसके अधिक अगर गर्म करें तो पानी जो है वो भाप बनने लग जाती है। यानी अब क्या हुआ, अब पानी जो भाप बनने से पहले 100 डिग्री के आसपास देखिए, 100 डिग्री जैसे अब वो गर्मी ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि अब वो पानी क्या कर रहा है, उबलना बंद करके मतलब वो भाप बनना शुरू कर जाता है। तो ये क्या हुआ, ये पहले मात्रात्मक परिवर्तन था, अब अचानक से जैसे 100 डिग्री पे आया गुणात्मक परिवर्तन हो गया। कार्ल मार्क्स यही समझाना चाह रहा है। फिर देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या। यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या का मतलब ये है कि मार्क्स ये मानता है, कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहा है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। यानी अगर इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास आप उठा के देखिए, आर्थिक कारणों से इतिहास बना है। जिसके पास में आर्थिक साधन संपन्न, जो आर्थिक रूप से जो साधन संपन्न थे, वही राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी साधन संपन्न थे। मार्क्स की धारणा क्या है, देखिए, मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक और आर्थिक कारणों से होती हैं। कि इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं घटी, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे आर्थिक कारण रहे हैं, भौतिक कारण रहे हैं। अब उन्होंने समझाया कैसे हुए, कौन, तो वो पूरा देखिए। उन्होंने पहले तो कहा कि इतिहास में कुल 6 अवस्थाएं होती है। दोस्तों यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, एक तरीके से पूरा जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है यहाँ पे समझ आएगा। इतिहास में कुल उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आदिम काल था वो आदिम साम्यवाद था। साम्यवाद एक ऐसा दौर होता है दोस्तों जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है ना, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सब लोग सुखी होते हैं। यानी एक यूँ कह सकते हैं कि आदर्श व्यवस्था, जहाँ मानव के पास निजी संपत्ति नहीं थी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा पहले आदिम साम्यवाद था और सब कुछ सही था। लेकिन आदिम साम्यवाद के बाद में यहाँ पे जो है कृषि स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट होती है, कृषि की खोज हो जाती है और हल से कृषि शुरू की जाती है। और यहाँ पे जो है निजी संपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यानी आदमी ने कोई ज़मीन का टुकड़ा घेरा और हल से उसके ऊपर खेती करना स्टार्ट कर दिया और ये कहने लगा कि ये ज़मीन या ये खेत जो है वो मेरा है। तो यहाँ पे निजी संपत्ति की शुरुआत हो। जैसे ही निजी संपत्ति की शुरुआत होती है तो कौन से युग में प्रवेश कर जाता है मानव, कार्ल मार्क्स के अनुसार दास व्यवस्था में। दूसरा जो स्टेज है, पहला आदिम साम्यवाद, फिर दूसरी जो स्टेज है दास व्यवस्था। दास व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, जैसे ही निजी संपत्ति स्वामित्व आती है, दास व्यवस्था। तो इसमें जो है समाज 2 भागों में बढ़ जाता है, एक वो जिसके पास संपत्ति होती है, एक वो जिसके पास संपत्ति नहीं होती है। और शोषण का जो दौर है वो कार्ल मार्क्स के अनुसार यहाँ से शुरू होता है। जिसके पास संपत्ति नहीं होती है उससे लोग अपना गुलाम बना के उसे कृषि कार्यों में लगाया जाता था और उनका जो मुनाफा या उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका जो प्रतिफल मिलता है वो खुद रख लेते हैं। तो इस तरीके से दास व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने दूसरी स्टेज बताई और कहा कि शोषण की शुरुआत यही होती है। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, इसीलिए क्या किया गया, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस काल में हुई, दास व्यवस्था के दौरान, या दास अवस्था भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे राज्य बना, क्यों बना, कार्ल मार्क्स देखिए इसीलिए कहता है कि राज्य जो है शोषण का एक यंत्र है। ये बात समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जिसके पास में सत्ता थी उन्होंने ये कहा कि हम सब एक राज्य में रहते हैं, राज्य का निर्माण किया और ये कहा कि राज्य कुछ कानून बनाएगा, उन कानूनों का पालन सबको करना और जो राज्य के कानूनों का पालन नहीं करेगा उसको हम सजा देंगे। तो एक तरीके से जो अमीर लोग हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए राज्य को बनाया, ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। तो इसीलिए जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है शोषण का यंत्र है। और यहाँ पे वर्ग बन गए, राज्य बन गया, फिर चीज़ें जो हैं बड़े लेवल पे होती हैं और कुछ लोग जो पहले यहाँ पे दूसरे अवस्था में कृषि शुरुआत में करते हैं, तीसरे स्टेज की शुरुआत इसलिए होती है कि वो खुद जो हैं वो कृषि करना बंद कर देते हैं और एक तरीके से सामंत प्रथा शुरू हो जाती है।
यानी राजशाही शुरू हो जाती है, नियम कानून बनाने लग जाते हैं और वो बैठे बैठे जो है मुनाफा कमाते हैं। तो तीसरी स्टेज जो है वो सामंत व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने कहा, और इसमें भी कहा कि इसमें भी दो वर्ग होते हैं, एक साधन संपन्न और एक साधनहीन वर्ग। और साधन संपन्न जो आर्थिक राजनीतिक हर तरीके से सक्षम है, और दूसरा वर्ग जो है बिल्कुल उनके पास में कोई साधन नहीं है और उनका शोषण होता है हर स्टेज में। आदिम साम्यवाद को छोड़ दे तो दास व्यवस्था से वो यूँ कहते हैं कि समाज में दो वर्ग बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ तक तो ठीक है सामंत व्यवस्था में, फिर कहते हैं कि जो है मशीनों का आविष्कार होता है और मानव जो है यहाँ तक तो हाथों से उत्पादन करता है, हाथों से चीज़ें बनाता है, लेकिन अब जो चीज़ें बनने लग जाती हैं मशीनों से और बड़े बड़े उद्योग लगने लगते हैं। मानव बहुत शीघ्र जो है अमीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा निजी संपत्ति जो है बढ़ जाती है। तो ये जो अवस्था है इसे कार्ल मार्क्स ने कहा पूंजीवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहा? पूंजीवादी व्यवस्था। और ये वर्तमान में ये दौर चल रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा 3 दौर बीत चुके हैं, चौथा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें भी उन्होंने कहा दो वर्ग हैं। कौन से? एक वर्ग बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग मतलब जो अमीर लोग हैं, जिनके पास में शक्ति है, चाहे वो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हर तरीके से बात करें। और एक सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा मतलब बाकी जो शेष बचे हुए हैं जिनका शोषण किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने श्रमिकों और किसानों को रखा है। इसीलिए कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए सारा जहां पड़ा है, खोने के लिए कुछ नहीं है ना, इस तरह की बातें। और ये कहा कि आपका मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कोटेशन जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो उनका जो पूंजीवादी व्यवस्था वो वर्तमान में चल रही है। फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये व्यवस्था समाप्त कैसे होगी। तो उन्होंने कहा ये जैसे अपने आप होता है अब नहीं होगा अपने आप, यहाँ पे आपको क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति कौन करेगा? सर्वहारा वर्ग करेगा। सर्वहारा मतलब श्रमिक और किसान, ये मिलकर करेंगे। किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ। तो क्या इसके क्रांति करने के बाद क्या होगा? क्या राज्य समाप्त हो जाएगा? क्या शोषण समाप्त हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, एक और स्टेज आएगी इसके बाद में, और ये स्टेज है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। यानी जो अब तक जिसका 3 स्टेज में जिसका शोषण हुआ है, अब वो खुद शोषण करेगा। किसका? पूंजीपतियों का। यानी इस दौर में भी शोषण होगा, इस दौर में भी राज्य बना रहेगा, इस दौर में भी दो वर्ग बने रहेंगे। लेकिन ये दौर तब तक चलेगा जब तक राज्य समाप्त नहीं हो जाता, जब तक शोषण समाप्त नहीं हो जाता, जब तक वर्ग समाप्त नहीं हो जाता। तो वो कह रहे हैं कि सर्वहारा वर्ग इतना शोषण करेंगे कि पूंजीपति अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो पीछे एक ही वर्ग बचा, सर्वहारा वर्ग। तो अब आप देखिए, जब आपको शोषण नहीं करना है तो आपको राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई वर्ग नहीं बचा। तो वो कह रहे हैं, तो इसको जो है सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सच्चा लोकतंत्र है। कई बार परीक्षा में आता है, कार्ल मार्क्स ने सच्चा लोकतंत्र किसे बताया है? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व इसको कहा है। हालांकि उसमें लोकतंत्र को विश्वास नहीं करता, लेकिन अपनी बातों में लोकतंत्र को उन्होंने कहीं अगर ठहराया अपनी अवस्थाओं के हिसाब से, तो इस स्टेज को उन्होंने डेमोक्रेसी कहा है। फिर कहा कि इसका शोषण होगा और पूंजीपतियों का, और यहाँ समाप्त हो जाएंगे पूंजीपति। और जब ये शोषण समाप्त हो जाएगा तो राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि राज्य क्यों बना है? जो शोषण हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। जब शोषण ही नहीं करना तो राज्य की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस स्टेज के आखिर में क्या होगा? राज्य समाप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो समाप्त होगी। जैसे ये चीज़ें सब समाप्त होगी, अब कार्ल मार्क्स कह रहा है इसके बाद जो अवस्था आएगी वो कौन सी अवस्था आएगी? साम्यवादी व्यवस्था आएगी। यानी एक ऐसा दौर आएगा जहाँ सारे लोग वापस जो आदिम साम्यवाद में था ठीक वैसा ही, सारे संसाधनों पर सबका अधिकार होगा, सारे लोग अपनी जो है क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। और ये उच्चतम अवस्था है। और इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे इस स्टेज को रोक देते हैं, कहा कि इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये उच्चतम अवस्था है। फिर से जाइएगा दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, संवाद उच्चतम अवस्था बताया है। और ये कहा कि उच्चतम अवस्था में पहुँचने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता। और दूसरा एक और प्रोसेस था जिसमें आपने ये देखा होगा कि गुणात्मक परिवर्तन अचानक होता है। ये हमने देखा है, पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है और इतना ज़्यादा मात्रात्मक परिवर्तन हो जाता है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है और वो अचानक होता है। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए 3 अवस्थाओं में जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, और इस 3 अवस्थाओं के बाद, यानी टोटल तो चौथी, लेकिन 3 अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था के बाद में एक अचानक परिवर्तन होगा। क्या होगा? क्रांति होगी। और पूंजीपतियों का जो है
शासन सत्ता बदल दी जाती है। तो ये जो हैं ये भी नियम उन्होंने दिया है। तो और सबसे अच्छी जो अवस्था उन्होंने बताई है साम्यवादी व्यवस्था। तो कुल 6 अवस्था, और ये परीक्षाओं में भी आया है कि कार्ल मार्क्स ने जो 6 व्यवस्था बताई है उनका क्रम क्या है। तो आदिम साम्यवाद, फिर दास, फिर सामंत, फिर पूंजीवादी, ये 4। और ये भी पूछा जा सकता है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान में कौन सी व्यवस्था चल रही है, पूंजीवादी व्यवस्था। फिर सर्वहारा वर्ग का शासन आएगा और लास्ट में साम्यवादी। तो इसको याद करना है, साम्यवाद से शुरू करना है, साम्यवाद पे ख़त्म करना है कार्ल मार्क्स। बीच की 4 स्टेज है, दास, फिर सामंत, फिर पूंजीवादी, और पूंजीवादी को समाप्त करके किसका शासन आएगा, सर्वहारा वर्ग का, कार्ल मार्क्स के अनुसार। लेकिन दोस्तों इसकी आलोचना भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने विचार दिया, और इस आधार पर बहुत सारे देशों में हुआ भी है दोस्तों। जैसे सन 1917 में सोवियत संघ रूस में जो है, रूस में क्रांति हुई है और साम्यवादी शासन स्थापित हुआ है। लेकिन यहाँ पे आलोचना ये की जाती है कि वहाँ पे तो राज्य खत्म ही नहीं हुआ। आप देखिए 1991 में फिर से सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ था, यानी राज्य तो बना रहा ना, वहाँ पे निजी संपत्ति बनी रही। तो कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए वो वास्तविक रूप से ऐसे कभी देखने को नहीं मिला है। चीन में भी क्रांति हुई थी, देखिए 1949 में। अब देखते हैं मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग। अब वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने देखी है कि 6 अवस्थाओं में, 6 में से दूसरी स्टेज से जो उन्होंने कहा कि समाज में जो हैं वो 2 वर्ग बनते हैं, तो उन्होंने उन वर्गों को समझना है, तो यहाँ पे देखना है। तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें होती है उनको समझने के लिए, एक होता है आधार, एक होता है अधिरचना। यानी आधार का मतलब होता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कौन सी है और वहाँ की उत्पादन प्रणाली कैसी है, यानी उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है, कितना उत्पादन हो रहा है, किसके लिए उत्पादन हो रहा है, क्या समाज के लिए हो रहा है या लाभ के लिए हो रहा है। फिर अधिरचना, यानी जिसका आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था पर जिसका नियंत्रण है वही व्यक्ति। अधिरचना का मतलब है कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका आधार पर अधिकार होगा, अधिरचना भी उनके अनुसार ही होगी। यानी जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी होगी। आधार पर जिसका नियंत्रण होगा वो शोषक वर्ग कहलाएगा, और दूसरे का जो है वो शोषण करेंगे वो शोषित वर्ग कहलाता है। और जो 3 अवस्था में जो शोषण करने वाला वर्ग है वो बूर्जुआ वर्ग का कार्ल मार्क्स ने, जिसका शोषण होता है उसको सर्वहारा वर्ग कहा है। तो ये हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इसमें देखिएगा इसके निष्कर्ष अगर हम बात करें तो परिवर्तन का कारण कार्ल मार्क्स ने क्या माना, आर्थिक माना। यानी जितने भी परिवर्तन होते हैं, देखिए शोषण और ये निजी संपत्ति, उत्पादन, कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो आर्थिक कारणों के आसपास घूम रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक संसाधनों पर जिसका अधिकार होगा वही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी तय करते हैं। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो सब आर्थिक कारणों से घटी है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। हम आलोचना में बात करेंगे। प्रत्येक युग में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। कार्ल मार्क्स ये भी साथ में कह रहा है कि आप इतिहास उठा के देखिए, जिसका राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का नियंत्रण उसी का है जिसका आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण है। और आर्थिक परिवर्तनों से ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। अगला बिंदु, आर्थिक परिवर्तनों से ही राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी आर्थिक परिवर्तन पहले होता है और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन बाद में होता है। उन्होंने तो यहाँ पे देखिए वो इतिहास की जो पूरी व्याख्या है, इतिहास का आधार ये आर्थिक बना देते हैं। आदिम साम्यवाद को छोड़कर, यानी जो पहला स्टेज उन्होंने बताया था उसको छोड़कर हर युग में जो है वो वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष मतलब 2 वर्ग होते हैं और उनमें आपस में टकराव होता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से मार्क्स जो है वो पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की घोषणा करते हैं, और इसी के द्वारा एक वो बताते हैं कि आर्थिक कारणों से ही पूंजीवाद का नाश भी होगा, पूंजीवाद का अंत होगा, और साम्यवाद कैसे आएगा ये भी उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा ये अचानक परिवर्तन होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा। और ये कैसे होगा, अचानक कैसे होगा, ये करना पड़ेगा, यानी क्रांति का संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। फिर देखिए
इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना अनेक विचारक करते हैं। कार्ल मार्क्स के इन विचारों का कि आर्थिक तत्व पर अत्यधिक बल दिया है। यानी इतिहास में ठीक है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जिस इतिहास केवल आर्थिक कारणों से नहीं बना है। आप देखोगे तो राजाओं की जो लड़ाइयाँ होती थी या दो राष्ट्रों की लड़ाई होती, क्या पैसों के लिए होती? आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार पारस्परिक संबंध है ना, तो वो चीज़ें होती है जिसकी वजह से इतिहास बना है। केवल आर्थिक बल पर ही सबसे ज़्यादा जोर देना ये थोड़ा सही नहीं है। और कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार पर इतिहास की सभी घटनाएं घटित होती है, ये गलत है। केवल आर्थिक आधार पर नहीं, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें आर्थिक फैक्टर भी होता है, ये बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन केवल ये कहना कि इतिहास में जो भी घटनाएं घटी और आज जो कुछ भी हो रहा है वो आर्थिक आधार पर होता है, इसका एक उदाहरण देखिए। क्या एक माँ अपने बच्चे को आर्थिक कारणों से पालती है? उसको जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, तो क्या उसको क्या लाभ है फिर? कार्ल मार्क्स के अगर विचारों को देखें तो जो भी हो रहा है दुनिया में वो सब आर्थिक कारणों से हो रहा है। तो ये भी एक आलोचना में कह सकते हैं। आर्थिक संबंधों को है जो है वो राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक संबंधों को अगर बदलना है तो फिर राजनीतिक संबंध बदलेंगे, और ये चीज़ें मतलब वो आर्थिक से शुरू करते हैं और आर्थिक पे ख़त्म करते हैं। जबकि आजकल ये कि आर्थिक संबंधों को जो है वो राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। जैसे सन 1969 में, 1980 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी जो सरकार के हाथों में लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार आज भी, जैसे हाईवे बनाती है ना, रेलवे ट्रैक निकालना है, तो जो निजी संपत्ति होती है उससे सरकार अधिग्रहण कर सकती है। तो देखिए आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। और इतिहास की धारणा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि एक दौर ऐसा आएगा जहां राज्य समत हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि राष्ट्र राज्य नए नए नित्य बनते जा रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं, तो समत होने की बात तो संभव ही नहीं लग रही है। आज के दौर में अगर हम देखें कि राज्य या देश, यहाँ राज्य का मतलब देश ही है दोस्तों, ये समत हो जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये बहुत सारी आलोचनाएं हैं। इससे जस्ट आगे का जो है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और ताकि उनको भी फ़ायदा मिले दोस्तों। और आगे का वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।